आज हम सुनेंगे मुंबई से अनुज जोशी की कहानी। अनुज जो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो रात थी 16 दिसंबर 2007 की। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 100 के ऊपर की स्पीड से मुंबई वापस आ रहा था। बारिश में गाड़ी तेज चलाने का मजा ही कुछ और है। पर मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं मस्त बारिश को चीरता हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था कि अचानक मेरा ध्यान पेट्रोल इंडिकेटर पर गया एंड आई रियलाइज कि पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड अगले 10 सेकंड में ही गाड़ी बंद पड़ गई। ओह हेल, द ओनली वे आउट वॉज डब्बा लेकर पेट्रोल पंप तक जाओ और वापस आओ। तेज बारिश और 5 किलोमीटर का वॉक। उफ, खैर डब्बा लेकर बाहर बारिश में निकला। भगवान का नाम लिया और चल पड़ा। तब लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि 10 कदम ही चला था कि देखा कि पीछे से एक गाड़ी चली गई। मैंने लिफ्ट मांगी और गाड़ी रुक गई। तो मैंने कांच पर नॉक किया होपिंग कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, लेकिन जब कांच नीचे हुआ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा। अंदर झांक के देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। नीला सूट, नीली हैट और बड़ी बड़ी आंखें। हेलो, मैंने कहा। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब सी थी, ऑलमोस्ट क्रीपी। और तब उसने अपना मुंह खोला और उस आदमी की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी पीठ पर बर्फ डाल दिया। उसने कहा, हेलो। सच एक बार मन में आया कि तुरंत यहां से भाग जाऊं, पर मैंने अपने आप को संभाला और कहा, सर लिफ्ट मिलेगी? मुझे आगे 5 किलोमीटर तक जाना है, एक पेट्रोल पंप तक। उस आदमी ने अपनी उसी ही पतली और अजीब सी आवाज में जवाब दिया, जरूर आओ, बैठो। थैंक यू सर। मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठ गया। कई बार कैसे होता है ना, वो कुछ करते ही मन से आवाज आती है कि गलत किया बॉस, गलत किया। बस वैसी ही आवाज मेरे मन में आ रही थी। मैंने फाइनली कहा, हेलो सर, मेरा नाम अनुज है। कॉल मी फ्रेडी। ओके, हाय फ्रेडी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। पतले से सूखे हुए होंठ और पीले रंग के टेढ़े मेढ़े दांत। मेरी तरफ मुस्कुराने के बाद फ्रेडी डिकोस्टा फिर आगे देखने लगा। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। फाइनली बातचीत करने के इंटेंशन से मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया, आप बहुत खुश लग रहे हैं मिस्टर फ्रेडी। ओह यस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल सुबह अपने एक दोस्त से 4 साल के बाद मिलूंगा। अच्छा, देखो ये है उसकी तस्वीर। और उसने मुझे एक आदमी की तस्वीर दिखाई। मोटा सा आदमी, उम्र लगभग 50। ओह, तो इसलिए फ्रेडी मुस्कुरा रहे थे। मेरी जान में जान आई। थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता सामने पेट्रोल पंप आ गया। मैंने फाइनली फ्रेडी से कहा, एक बार फिर से थैंक यू सर। ओह सॉरी फ्रेडी। दैट इज ऑल राइट। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो
You can call me. और मेरे हाँ या ना कहने से पहले ही उसने अपनी जेब से कुछ कागजों का बंडल निकाला। काफी पुराने कागज थे वो, और उनमें से उसने एक कागज का कोना फाड़ा और उसमें लिखा फ्रेडी डिकोस्टा और अपना टेलीफोन नंबर और बैंड्रा वेस्ट का अपना एड्रेस। मुझे कागज दे दिया। मैं जैसे ही उतरा उसने अपनी उसी डरावनी आवाज में कहा, फिर मिलेंगे, बाय। और तुरंत कार निकल गई। मैं उसके तुरंत बाद अपने कपड़ों को बचाते हुए पेट्रोल पंप में घुसा। वहां खड़े पेट्रोल अटेंडेंट ने मुझे देखकर पूछा, क्या साहब, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ यार, तो अच्छा हुआ कि लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट? काय का लिफ्ट साहब, आप कितने दूर से चलते आ रहे? सही मायने में मुझे अब डर लग रहा था। भाई मैं पेट्रोल पंप के सामने एक गाड़ी से उतरता हूं और पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को दिखाई नहीं देता। ये बात बहुत अजीब थी। मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी चलाते हुए फाइनली घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर ऐसे लगा मानो कि सब तो सपना था, लेकिन मॉर्निंग न्यूज में कुछ देखा तो सब कुछ याद आ गया। एक प्लेन क्रैश की न्यूज टीवी पर आ रही थी। मरने वालों की फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही थी और उसमें से एक मरने वाली की तस्वीर थी। मैं तुरंत पहचान गया उसे। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये आदमी तो वही है जिससे फ्रेडी डिकोस्टा 4 साल बाद मिलने वाला था। मैंने तुरंत वो कागज ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और मैंने कहा कि फ्रेडी डिकोस्टा से बात कर सकता हूँ। तो उस औरत ने गुस्से में कहा, What nonsense? क्या मजाक है ये? और फोन रख दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से कॉल लगाया। हेलो, अपनी मालकिन या मालिक को फोन दीजिए। और ये कोई बात करने का तरीका है? सामने से औरत ने मुझसे भी ज्यादा गुस्से में कहा, Do you know? आप मेरे हस्बैंड फ्रेडी डिकोस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मरे 4 साल हो चुके हैं। मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे मैं अपनी सीट के अंदर ही धंसता जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आया, गला सूख गया। कल रात जो मुझे मिला, कहीं वो फ्रेडी का। अब सिर्फ एक ही चारा बाकी था कि मैं उसकी बीवी से जाकर मिलूं। Yes, may I help you? जी, मेरा नाम अनुज है। वो मैंने आपसे फोन पर बात की थी आपके हस्बैंड फ्रेडी के तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कल रात को उनसे मिला था और मेरी उनसे बात हुई थी। I'll call पुलिस अगर तुम इधर से नहीं गया तो। प्लीज मैडम बात सुनिए। वो उनका कद कुछ 6 फुट का था। वो पतले से बड़ी बड़ी आंखें और उन्होंने वो ब्लू सूट पहना था, ब्लू हैट भी। औरत तुरंत रुक गई, दरवाजा खोला और मुझे देखती रह गई और थोड़ी देर बाद बोली, मैंने दफनाते हुए यही कपड़े पहनाए थे। यानी आज उन्हें मरे हुए फ्रेडी के बारे में हर बात मिली, लेकिन
एक चीज नहीं मिली, उनकी आवाज। उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, उनकी आवाज तो, मैंने कहा एकदम अजीब सी, पतली सी और फटी हुई सी आवाज थी, राइट? तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी आवाज तो मोटी थी। तो अचानक उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया और उन्होंने कहा, तुम जानता है मेरा हस्बैंड कैसे सुसाइड किया? अपने गले पे गोली चलाकर। इसीलिए उनकी आवाज। मेरे चक्कर बढ़ते जा रहे थे। तब अचानक उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा, पर आपको ये नंबर कैसे मिला? हाँ, उन्होंने मुझे वो कुछ कागजों का बंडल था उनकी जेब में, जिसमें से एक कागज फाड़कर उन्होंने मुझे दिया। अचानक मानो उनकी आंखें और बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, किधर है? मुझे वो कागज दे दो अभी, प्लीज मुझे वो कागज दे दीजिए। देखिए इसमें लिखा है फ्रेडी डिकोस्टा, ये फोन नंबर और ये एड्रेस। उस कागज को उन्होंने कुछ ऐसे छुआ जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो, और उन्होंने कहा, फ्रेडी आर्मी में था और मैं उसको हमेशा चिट्ठी लिखता था, और ये कागज तो। उन्होंने कागज को पलटा और पीछे उन्हीं के अक्षरों में लिखा था, आई लव यू, और वो रो पड़ी। मैंने वो कागज हाथ में लिया और ऐसे लगा जैसे उस कागज में इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने कहा, देखिए ना, इट्स एज इफ फ्रेडी 4 साल के बाद आपके पास आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं। जब मैंने अपने अगले शब्द कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी अपनी आवाज मुझे अलग लग रही थी। मैंने कहा, आपसे वो कह रहे हैं कि I love you। हमारी चेतना पर किसी का जोर नहीं है। सपनों को तो आप बुलाते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आते। इसी तरह जिंदगी में कुछ पड़ाव भी बिना बुलाए चले आते हैं। क्या सच में फ्रेडी डिकोस्टा मरने के बाद भी अनुज से मिले? अगर नहीं तो उसके पास वो कागज कहां से आया? क्या सच में मरने के बाद उनकी आवाज बदल गई थी? और क्या सच में उन्होंने अनुज के जरिए अपने प्यार का इजहार किया? कुछ बातें हमें खुली आंखों से नहीं, खुले मन से दिखती हैं। ऐसे में दिमाग तो सन्न रह जाता है और मन में सिर्फ एक सवाल दे जाता है। मैं सौरभ सिन्हा। मेरी लखनऊ में जॉब लगी और वहीं अपनी कलीग रेनू से प्यार हो गया और शादी भी। पर हम 7 साल में किराए का घर बदल के परेशान हो गए थे। सो हमने लोन करा के एक सुंदर सा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीद लिया। ये हमारे सपनों का घर था, जहां सब कुछ बहुत अच्छा था, सिवाय एक पगली के, जो सोसाइटी के एंट्रेंस पे हमेशा बैठी रहती थी। अरे तू यहाँ हो, यहाँ आवा न लाडो, हमार लाडो, हमारे पास आजा बिटिया। लाडो आजा, गोदी में आजा हमार। ए लाडो आना हमार पास। लाडो काहे अम्मा को सतावत है? लाडो आना बिटिया, लाडो। वो हमेशा यही एक रट लगाए रहती थी। बिल्डिंग के दूसरे लोगों की तरह हम भी कभी कभी खाना डाल दिया करते थे उसके सामने। पर जो भी हो, नए घर में बहुत अच्छा लग रहा था हमें। सुनो रेनू, एक अच्छा सा सोफा देखा है मैंने, क्या कहती हो? सोबू, तुम भी ना जितने पैसे जमा किए थे डाउन पेमेंट में लग गए। कहाँ से आएगा तुम्हारा सोफा? अरे EMI में मिल जाएगा यार। पर सोबू,
पिंकी के बोर्डिंग की फीस भी तो जमा करनी है ना। बस ऐसे ही छोटी छोटी खींचतान में बहुत प्यारी लाइफ चल रही थी हमारी। लेकिन एक दिन रेनू मुझसे बोली, सोबू मैं कुछ कहूँ तो तुम डांटोगे तो नहीं ना? अरे नहीं, बोलना। क्या मैं तुझे हमेशा डांटता रहता हूँ? नहीं, थोड़ी अजीब सी बात है ना, इसलिए। अब बोल भी दे यार। एक्चुअली मुझे ना रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या बोल रही हो? अरे यार, तुम औरतों का इंट्यूशन भी ना। हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है हॉस्टल में, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में है वो। नहीं यार सोबू, मैं क्या पिंकी की आवाज पहचानती नहीं हूँ क्या? ट्रस्ट मी, वो किसी और बच्ची की आवाज थी। तो क्या शादी से पहले की भी कोई बेटी है क्या तेरी? है? तुम्हारी तो। अरे रुको, कहाँ भाग के जाओगे? अरे छोड़ो, अरे मजाक कर रहा था भाई। रुको। अरे दिल पर अरे लग गई। मैंने हंसी में टाल दिया, बात आई गई हो गई। लेकिन एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे भी वही रोने की आवाज सुनाई दी। मैं झटके से बिस्तर से उठ गया। मैंने रेनू को डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप उठ के दरवाजा खोला और बाहर गैलरी में इधर उधर देखा। ये आवाज कहां से आ रही है, पर कहीं कुछ नहीं मिला तो वापस लौट आया। पर तभी लगा कि ये आवाज तो बाहर हल्की थी, जबकि यहाँ घर के अंदर ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। तो रेनू सही कह रही थी। मैंने अंदर जाकर रेनू को जगाया। रेनू उठो, रेनू। क्या सोबू, सोने दो ना, कल सुबह ऑफिस जाना है। रेनू देख, सुन, वही आवाज आ रही है। कौन सी? तुम्हें भी सुनाई दी? हाँ। यही तो मैं कह रही थी, कहाँ से आती होगी ये आवाज सोबू? तुम डरना मत। एक बात बताऊं? क्या? मैंने बाहर जाकर हर जगह देख लिया, पर ये आवाज शायद हमारे घर से ही आ रही है। नहीं, ऐसे मत बोलो सोबू। नहीं रेनू, मैंने कहा था ना, डरना मत। पर हमारे घर में ही क्यों सोबू? कौन है वो? क्या चाहती है? उस दिन तो कुछ देर में वो आवाज आनी बंद हो गई, पर एक रात जब हम डिनर कर रहे थे। ये क्या? और लो ना। नहीं यार, बस बहुत हो गया। अरे हाथ हटाओ। अरे बस बहुत हो गया, पेट भर चुका है। ये क्या हुआ सोबू? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? वो देखो वहाँ, जैसे कोई सोफे पे बैठा है। वो अभी आया। हाँ, लग रहा है जैसे कोई बच्चा लेटा हो। उस छोटी सी बच्ची के लेटने के निशान है उस पर। कौन है वो सोबू? अब तो हमारे घर में हमारे सामने घूमती है। मुझे नहीं रहना इस घर में। स्टॉप यार, कहाँ जाएंगे हम? और इस घर का क्या करेंगे? रेनू, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम दूसरा घर किराए पे भी ले पाए। समझने की कोशिश करो रेनू। फिर एक संडे को मैं ऐसे ही बालकनी में बैठा हुआ था। सर्दियों की धूप अच्छी लग रही थी कि तभी शायद मुझे झपकी आ गई होगी, या पता नहीं, मेरी आंखों के सामने जैसे कोई बच्ची दिखी। सांवली सी, गंदी सी, बदन पे कोई कपड़े नहीं, सिर्फ कमर पे बंधे काले धागे में लटकता हुआ चांदी का छोटा सा घुंघरू। अम्मा, 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 अम्मा। सोबू, क्या हुआ सोबू? सोबू क्या हुआ? कुछ नहीं,
कुछ नहीं। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? और ये पसीना, तबीयत तो ठीक है ना? टेल मी सुबो। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। रेनू बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। पर इसके बाद तो मुझे वो सपना यहां वहां बैठते बैठते हर जगह दिखने लगा। मतलब कभी भी खुली आंखों से भी घर की आबो हवा ऐसी भारी हो गई थी कि कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। और ये सब एक छोटी सी बच्ची कर रही थी। पर मैं करता भी क्या। फिर एक दिन ओझा भी बुलवाया। लौट जा इस घर से। छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे। चली जा, नहीं तो बंद करके पेटी में डाल दूंगा। पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 दिन की राहत, उसके बाद फिर वही सब शुरू हो गया। हार कर मैंने रेनू को कुछ दिन के लिए उसकी माँ के पास भेज दिया। फिर एक रात कुछ आवाज आई। मैं भागकर रूम से बाहर गया और आज मैं पहली बार उसे साफ साफ देख रहा था। और आज इस बार रोने की आवाज नहीं थी। वो बच्ची जैसे अपने छोटे छोटे पैरों से वो खुशी से मेरे घर से भागकर चली गई। मैं भी उठकर तेजी से बाहर की ओर लपका। पर मैंने बाहर जो देखा था वो देखकर यकीन नहीं हुआ। वो पगली औरत गैलरी के एक कोने में अपने हाथ फैलाए उस छोटी सी बच्ची को बुला रही थी। यहाँ आओ हमारी लाडो बिटिया, अम्मा के पास आओ। मेरी प्यारी बिटिया, लाडो बिटिया आजा अम्मा के पास। मेरी प्यारी बिटिया। और वो बच्ची भागती हुई गई और उसकी गोद में समा गई। ये कोई सपना तो नहीं था। वो पगली एक जिंदा औरत उस बच्चे को गोद में कैसे उठा सकती थी? लाडो बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया। और फिर वो सीढ़ियों से सीधी ऊपर चली गई। जाने क्यों पर उस रात मुझे बहुत चैन की नींद आई। बहुत दिनों बाद मैं चैन से सोया। और जब मैं सुबह उठा तो नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थी। मैं नीचे उतरा और उस भीड़ के बीच रास्ता बनाकर आगे बढ़ा तो सामने वो पगली औरत पड़ी थी, बिल्कुल शांत। क्यों भाई, ये कब और कैसे हुआ? सुबह निकला तो देखा यहाँ पड़ी हुई थी। रात में शायद ठंड में मर गई होगी। ये सब जो मैंने देखा था सुबह और रात को, उससे मेरा दिमाग चकरा गया था। पर शाम को मेरी पास की ही ए ब्लॉक की बिल्डिंग में एक बुजुर्ग से बात हुई। वो बहुत वक्त से वहां रहते थे। कौन थी ये पगली, जानते हैं आप? मजदूर थी। जब यहाँ काम चल रहा था CD और E ब्लॉक का, तो बहुत सारे बिलासपुरी लेबर काम कर रहे थे इस साइट पे। उन्हीं में से एक थी। इसकी एक छोटी सी बच्ची गड्ढे में गिर के मर गई थी। अरे कैसे हुआ था ये? अपनी ही माँ के आंखों के सामने। उस वक्त उसकी माँ बिल्डिंग में काफी ऊपर चढ़ी हुई थी, काम कर रही थी। तब यहाँ काफी सुनसान रहता था। आसपास जंगल झाड़ियां सी थी। मैं यहीं इस बालकनी के बाहर देख रहा था। मैंने देखा वो बच्ची रोती रोती अपनी माँ को ढूंढती हुई जा रही थी।
अम्मा, 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 अम्मा। तभी वो अचानक गड्ढे की ओर मुड़ गई। मैं चिल्लाया, अरे कोई है उधर? अरे वो बच्ची गिर जाएगी। पर दूसरी ओर चूंकि काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो किसी को मेरी आवाज सुनाई भी नहीं दी। पता नहीं क्यों, पर वो एकदम से गड्ढे के पास आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं एक बार फिर से चिल्लाया, अरे रुक जाओ, रुको। पर वो तो बढ़ती ही जा रही थी। अम्मा। तभी उसका पांव फिसला और वो गड्ढे में जा गिरी। काफी पानी था उस गड्ढे में। मैं भागा, पर जब तक सीढ़ियों से नीचे उतरकर वहां तक पहुंचता, तब तो कुछ मजदूर पहुंच गए थे। लाडो, लाडो, अरे कोई बचा लो अपनी बिटिया को। लाडो, 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 अम्मा आ रही है। लाडो, लाडो, कोई बचा लो बिटिया को, कोई बचा लो हमारी बिटिया को। लाडो, लाडो। अरे अरे रस्सी डाल, अरे रस्सी डाल वहां से। ए, कस के पकड़ा। हाली कर। अरे उतना हिलता ही नहीं। यहाँ लेटाए दो। पर जब तक उस बच्ची को निकाला, तब तक वो बच्ची मर चुकी थी। हाय रे लाडो, मेरी बिटिया, मेरी लाडो बिटिया, कोई नहीं बचाया उससे। लाडो बिटिया। और आखिरकार उस पगली को उसकी बच्ची लाडो मिल ही गई। पर सच मानिए, अभी भी ठीक से यकीन नहीं होता कि क्या वो सच था। सूरज ने अभी पहाड़ों की ओर से निकलकर मेरे कॉटेज की खिड़की पर दस्तक दी। मैं शाम को ही दिल्ली से पौड़ी पहुंचा हूं। यहाँ की खूबसूरती देखकर मैं यहीं रुक गया। यहाँ मैं इस पुराने से होटल में बिल्कुल अकेला हूँ, पर यहाँ के चौकीदार थापा बहुत दिलचस्प इंसान है। खुला है, चले आओ थापा। वाह साहब जी वाह, आप तो जादूगर हो साहब जी। बिना देखे ही जान गए कि मैं हूँ। अरे जब कॉटेज में मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं, तो अंदर कौन आएगा? वो तो है साहब जी, पर साहब जी दरवाजा अंदर से बंद करके रखना। पहाड़ी इलाका है, खतरा रहता है। ये आपकी चाय गर्मा गर्म। चाय अच्छी है। साहब जी, ओ साहब जी, क्या हुआ? ये इधर वाला खिड़की कौन खोला? इधर वाला खिड़की नहीं खोलना। अरे अरे अरे, बंद क्यों कर रहे हो? अच्छी हवा आ रही है यार। नहीं साहब जी नहीं। सामने वाला कॉटेज में कोई रहता नहीं है, उजाड़ पड़ा है। सो उधर क्या देखना साहब जी? उधर कुछ देखने लायक नहीं है। नहीं बंद रखता है इसको। अरे मगर थापा, ये उजाड़ कॉटेज है किसका? वो साहब जी, आप चाय पियो ना, चाय ठंडी हो रही है। मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता है साहब जी। ये इसको क्या हुआ अचानक? उस कॉटेज की बात करते ही ऐसे हड़बड़ा गया जैसे। खैर चलो, मैं अपनी कहानी पर ध्यान देता हूँ। ये कौन हंस रहा है? कितनी मीठी हंसी है। पर ये तो बगल वाले कॉटेज से आ रही है। देखता हूँ है क्या आखिर। अरे इस कॉटेज में तो जैसे काफी चहल पहल है, पर थापा तो कह रहा था कि यहाँ कोई रहता नहीं है। फिर ये सब ये कौन है जिसकी हंसी मुझे बेचैन कर रही है?
कितनी खूबसूरत होगी वो लड़की, वो हसीना जिसकी हंसी मुझे पागल कर रही है। कितनी खूबसूरत होगी वो जिसकी हंसी इतनी खूबसूरत है। अरे अचानक इतना सन्नाटा, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? फिर से वही आवाज। ओह कितनी खूबसूरत, कमाल है, जैसे किसी कवि की कल्पना। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी खूबसूरत है। मैं उसे खिड़की की आड़ से देर तक छुप कर देखता रहा, जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। और अचानक हमारी नजरें मिली। सच, मैं दिल हार गया। पर्दों की ओर से वो भी मुझे देखती रही, मुस्कुराती रही। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसी रात सामने वाले कॉटेज के पास पहुंच गया। मगर ये क्या? वहां तो अजीब सा सन्नाटा था। शायद सब सो गए हों। उन आंखों में अजीब सा सम्मोहन है जो मुझे बेचैन कर रहा है। बस अब किसी तरह सुबह हो जाए और बस मैं फिर से उन आंखों को देख सकूं। कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं देती? वो रही, स्वर्ग। कौन है? थापा? अरे थापा, कौन है यहाँ? कौन हो सकता है? अरे ये खिड़की तो मैं बंद करके सोया था, ये खुल कैसे गई? ठंडी हवा आ रही है, बंद कर देता हूँ। शायद इसी खिड़की से आवाज आई होगी। हाँ, आप कब आई यहाँ पर? कैसे? दरवाजा तो बंद था। आपसे मिलने का मन था। मन को क्या दरवाजा रोक सकता है? नहीं, पर इतनी रात को। रात? कैसी रात? मुझको तो रात ही अच्छी लगती है। सन्नाटा, कितना सुंदर सन्नाटा है। अरे आप ये सब छोड़िए, आइए ना, बैठिए ना। बहुत उदास लग रही हैं आप। अकेलापन किसको उदास नहीं करता? सभी को एक साथी चाहिए। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप मुझे अपना मान के अपने दिल की बात कह सकती हैं। और उसके बाद फिर वही तन्हाई। काश कोई मेरा कयामत
क्या हुआ साहब जी? ए साहब जी, आप किससे बात कर रहे हैं साहब जी? उस लड़की से। थापा मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसको पाके रहूंगा। मैं उसको पाना चाहता हूँ थापा। साहब जी, थापा मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे पाके रहूंगा। इधर कोई नहीं है साहब जी। वो लड़की, आप कोई शक ना देखा साहब जी। उसकी एक झलक। आप सो जाओ साहब जी, सो जाओ साहब जी, सो जाओ। ये साहब जी को क्या हुआ? कहीं वो फिर से बहुत गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हमारे मिलन का समय आ गया है। आज वो मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए। वो कहती है कि हम एक रेशम की डोरी से मिल सकते हैं। कहाँ है वो रेशम की डोरी? उस रेशम की डोरी से लिपट जाने का एहसास कितना हसीन होगा। उसके बाद बस मैं और वो। सामने खुली खिड़की, वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही है। वो मुझे बुला रही है। हाँ, मैं आ रहा हूं। वो रही सामने रेशम की डोरी। आओ, चले आओ, अब देर मत करो। मैं तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। इस डोरी से लिपट जाओ। आओ, मेरे पास आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। सब्जी, ओह सब्जी, ये क्या हुआ सब्जी? ये क्या हुआ सब्जी? सब्जी, ओह सब्जी। और ऑफिसर, वो रेशम की डोरी? कोई डोरी नहीं थी सर। जब हम वहां पर पहुंचे तो उस राइटर की लाश एक रस्सी के फंदे से झूल रही थी। शायद उसी को उसने रेशम की डोरी समझा होगा। पर दरअसल ये कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू हुई थी। और इसका पता मुझे तब लगा जब मैंने पुलिस ऑफिसर से अगला सवाल किया। पर ऑफिसर, उस थापा ने क्या बयान दिया? कौन थापा? कैसा थापा? जनाब, वो होटल पिछले 15 सालों से उजाड़ पड़ा है। चिड़िया भी नहीं रहती वहां, बस लाशें मिलती रहती हैं वहां से हर 2-4 सालों में। ये सुन के तो मेरा सर घूम गया। अगर वो होटल पिछले 15 सालों से खंडहर बना हुआ था, तो फिर थापा कौन था? वो कहां से आया था और कहां चला गया? कहीं थापा उस खूबसूरत लड़की के लिए हर बार नए शिकार लाने का काम तो नहीं करता था? एक सवाल और आता है कि कहानी के मुताबिक थापा राइटर के पास तभी आता था जब वो लड़की वहां से जा चुकी होती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थापा ही जब चाहे थापा होता था और जब चाहे लड़की? सोचिए, मैं तैयार रहूंगा कल रात आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, क्या वो सच था?